कुछ कहानियां खत्म होकर भी खत्म नहीं होती। मुझे लगा था रूम 105 का किस्सा पीछे छूट गया है। जारा के साथ जो हुआ उसके बाद मैंने सोचा था कि अब जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी, पर शायद मेरी किस्मत को नॉर्मल शब्द से दुश्मनी है। आज 3 साल बाद मेरे फोन पर एक मैसेज आया है, एक ऐसे नंबर से जो स्विच ऑफ होना चाहिए था, और मैसेज में सिर्फ 3 शब्द लिखे हैं, आई एम बैक। हेलो दोस्तों, तो चलिए सुनते हैं फिर से कहानी का अगला भाग, चैप्टर 4, द गर्ल इन रूम 105। चलिए सुनते हैं कहानी। 7 साल पहले डेट के लिए जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पर चले तो कैसा रहेगा, मैंने कहा। हम कनॉट प्लेस पर 12 खंबा मेट्रो स्टेशन से बाहर आए थे और पार्लियामेंट स्ट्रीट की ओर पैदल जा रहे थे। उसने अपने बाल ऊपर की ओर बांध रखे थे, उसके मुंह में हेयरपिन थी। उसने कहा, मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन प्रोटेस्ट है किस बारे में, मैंने कहा। उसने मुझे फोन पर बताया था कि कश्मीर से जुड़े किसी मसले पर प्रोटेस्ट है। मैंने बहुत हिम्मत करके उसको फोन लगाया था और कहीं मिलने को कहा था। उसने मुझे छेड़ते हुए कहा था कि क्या ये एक डेट है। मैंने हाँ कह दिया था। मैंने कहा था कि वो जहां चाहे मैं चलने के लिए तैयार हूं। उसने प्रोटेस्ट में जाना पसंद किया। कश्मीर में भारतीय फौजें सिविलियंस पर अत्याचार कर रही हैं। हम उसका विरोध करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। मेरे आसपास मौजूद बहुत सारे लोगों की तरह मुझे भी कश्मीर समस्या के बारे में ज्यादा मालूम नहीं था। मुझे इतना मालूम था कि पाकिस्तान कश्मीर चाहता है और भारत कभी कश्मीर देगा नहीं। साथ ही यह कि कश्मीर के कुछ लोग दोनों में से किसी के भी साथ नहीं रहना चाहते। लेकिन मेरे लिए यह सब कोई मायने नहीं रखता था। यह मेरे लिए क्लास बंद करने और जारा के साथ एक दिन बिताने का एक बहाना भर था। हम जंतर मंतर पहुंचे। कोई 50 स्टूडेंट्स बाहर बैठे थे। सभी के हाथों में तख्तियां थी। कश्मीर में मासूमों का खून बहाना बंद करो। पैलेट गन्स अंधा करने की मशीनें हैं, उनका इस्तेमाल बंद करो। इंडियन आर्मी कश्मीर में जुर्म से तौबा करो। जारा मेरे आगे आगे चल रही थी। वह प्रदर्शनकारियों के एक छोटे से समूह के पास पहुंची। वे उठे और उसे हक किया। उसने मेरा उनसे परिचय कराया। अफसाना, जहीर और करीम, जारा ने कहा। मेरे दोस्त केशव से मिलो। मैंने उनसे हाथ मिलाया। हालांकि मैं कोई सांप्रदायिक या नस्लवादी इंसान नहीं हूं, फिर भी मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह मेरे लिए एक भिन्न परिस्थिति थी। मेरे शहर अलवर में हम दूसरे धर्मों के लोगों से घुलते मिलते नहीं थे। मेरी माँ तो शायद मुझे मुस्लिमों के बीच देखकर गश खाकर गिर जाती। मेरे पिता के दोस्त तो लगभग सभी के सभी आरएसएस से थे, इसलिए भी मेरा मुस्लिमों से ज्यादा वास्ता नहीं रहा। रजाक, सलीम, इस्माइल, जारा ने मुझे कुछ और प्रदर्शनकारियों से मिलवाया। मैंने मुस्कुराते हुए सभी से हाथ मिलाया। मैंने पाया कि मेरा नाम सुनकर वे थोड़ा चौंक गए थे, या शायद मेरी इयररिंग्स देखकर। उनमें से एक ने मुझे कुछ तख्तियां दी। मैंने उसमें से सबसे सेफ वाली तख्ती चुन ली। घाटी में फिर से अमन चैन कायम हो। मैंने बैनर थाम लिया और हम सभी नीचे बैठ गए। जारा ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। क्या, मैंने कहा। यहाँ आने और मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। हाँ, यह सच है कि मैं उसका साथ दे रहा था। यह सब मैं केवल इसलिए कर रहा था ताकि उसके साथ रह सकूं। लेकिन क्या मैं इस प्रोटेस्ट को भी सपोर्ट कर रहा था? पता नहीं। वैसे यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मैंने कहा। बीते हफ्ते इंडियन आर्मी ने कश्मीरी प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चला दी, जिससे कई लोगों की आंखें फूट गईं। ये तो बहुत बुरा हुआ, मैंने कहा। हाँ, ये सब बंद होना चाहिए। कश्मीर को अमन चाहिए। लेकिन यह नौबत आई ही क्यों कि आर्मी को पैलेट चलानी पड़ी? क्योंकि वो लोग यही करते हैं, इस्माइल ने कहा। फिर वह अपने साथियों के साथ उठ खड़ा हुआ और नारे लगाने लगा। जब कोई भी आसपास नहीं था तो जारा मुझसे बात करने लगी। एक्चुअली ये इतना सिंपल भी नहीं है।
कश्मीरी प्रदर्शनकारियों ने भी फौज पर पत्थर उछाले थे। क्यों? मैंने कंफ्यूज होते हुए कहा। क्योंकि वो लोग हिंदुस्तान की फौज को पसंद नहीं करते। लेकिन क्यों? क्योंकि आर्मी को कश्मीर में आतंकवादियों की खोज करनी होती है। आतंकवादी वहां पर आम नागरिकों के बीच जाकर घुल मिल जाते हैं। कभी कभी आतंकवादियों को मारने के चक्कर में आम नागरिक भी मारे जाते हैं। इससे वहां आर्मी के खिलाफ माहौल बन जाता है। लेकिन आर्मी के पास और चारा भी क्या है? निर्दोष लोग ना मारे जाएं, कम से कम इतना तो किया ही जा सकता है। वे पैलेट गन क्यों चला रहे हैं? अगर कोई तुम पर पत्थरों से हमला करेगा तो तुम क्या करोगी? तुम नहीं समझते, ये कश्मीर का मामला बहुत पेचीदा है। मैं सच में समझ नहीं पा रहा था। मैं जारा से इस बारे में बहस नहीं कर सकता था, लेकिन एक तो मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था। दूसरे, जारा बहुत अच्छी डिबेटर थी, और तीसरे, मैं नहीं चाहता था कि किसी स्टूपिड पॉलिटिक्स के कारण उसे खो दूं। तुम बिल्कुल सही हो। शायद तुम मुझे कश्मीर के बारे में और बताओ। हम जब अगली बार मिले, मैंने कहा। हम मिलेंगे, उसने कहा और हाथ थाम लिया। वह अपनी तरफ से पहल कर रही है, यह अच्छी बात है, मैंने खुद से कहा। नारों का शोर बढ़ता जा रहा था। जारा ने आगे झुककर मेरे कानों में कहा, देखो, मैं केवल अमन चाहती हूँ। हिंसा कोई भी करे, यह बुरी बात है। मैं इंडिया से प्यार करती हूँ और कश्मीर से भी। मैंने सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। कश्मीर को विकास की जरूरत है, इसीलिए मैं पढ़ाई खत्म करके वहां जाकर पढ़ाना चाहती हूँ। शिक्षा से ही शांति कायम की जा सकती है, किसी और चीज से नहीं। वैसे आज शाम एक शांतिपूर्ण डिनर के बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा। वह हंस पड़ी। मैंने इसे उसकी हाँ माना। 3 महीने बाद। क्या हमारे लिए 5 बजे उठना जरूरी है? वैसे मुझे हैंगओवर है। यह जगह कितनी दूर होगी? मैंने हाँफते हुए कहा। देखो, वह पत्थरों के ऊपर डोना पाउला स्टैचू, हम वहीं जा रहे हैं। बस 10 मिनट और लगेंगे, जारा ने कहा। मैं एहतियात से एक एक कदम जमा कर चल रहा था। हम उस जगह पर जा रहे थे जहां से जारा नए साल का पहला सूर्योदय देखना चाहती थी। हम गोवा में मौज मस्ती करने आए थे। यहाँ पर इतनी जल्दी जाग जाना लीगल भी है क्या? मैंने कहा। जारा हंस पड़ी। सीरियसली, हमने कितनी शानदार रात बिताई थी, और अब ये क्या है, पनिशमेंट? मैंने कहा। हम गोवा आए थे हमारी पहली छुट्टियां साथ बिताने और नया साल साथ मनाने। बीती रात हम एक दूसरे के साथ सोए थे, और मैं चाह रहा था कि यही सिलसिला दिन में भी जारी रहे और हम बिस्तर में एक दूसरे से लिपटे रहे। मैं उसके कानों में बार बार ये कहना चाहता था कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जो लड़की सुबह 4 बजे का अलार्म लगाती हो, उसके लिए प्यार की कस्में खाना बहुत मुश्किल है। वहां जाकर तुम्हें लगेगा कि यहाँ आने का फैसला कितना सही था, जारा ने कहा। वो मुझसे 10 कदम आगे चल रही थी। डोना पाउला गोवा के पंजिम में समुद्र के समीप स्थित है। यह पहाड़ी इलाका उस जगह पर है जहां जुआरी और मंडोवी नदियां अरब सागर में मिलती हैं। हमें अपने होटल से उस जगह तक पहुंचने में 45 मिनट लगे, जहां मौजूद एक कपल की सफेद मूर्ति को अनेक फिल्मों में दर्शाया जा चुका है। हम एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर जा बैठे। आकाश में अभी भी अंधेरा था। हम पश्चिम दिशा में देख रहे हैं, जबकि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। मैंने कहा। जानती हूँ, जारा ने कहा, लेकिन यह नया साल है। जब नए साल की पहली रोशनी आकाश में फैले, तो मैं उस लम्हे में तुम्हारे साथ होना चाहती हूँ, तुम्हारा हाथ थामे हुए। उसने मेरी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसा लिया और हम आकाश और समुद्र को देखते रहे। मैं बीती रात के बारे में सोच रहा था, शायद मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात। आकाश में गुलाबी रंग की एक झलक नजर आई। हैप्पी न्यू ईयर माय लव, जारा ने कहा। मेरे हाथों को चूम लिया। माय लव, हैप्पी न्यू ईयर, मैंने कहा और उसे किस कर लिया। हम तब तक एक दूसरे को चूमते रहे जब तक कि आकाश रोशनी से नहीं भर गया। मैंने उसके चेहरे को देखा। क्या इतने खूबसूरत चेहरे से कभी कोई बोर हो सकता था? तुम मुझे क्यों प्यार करती हो? क्या? जारा ने कहा और जोर से हंस पड़ी। आई एम सीरियस जारा, मैं नहीं चाहता था कि इस सवाल को हंसी में उड़ा दिया जाए।
जारा ने गहरी सांस छोड़ी और थोड़ी देर रुक कर बोली, वेल, ऐसा कोई पुरुष ढूंढना कठिन है जो एक लड़की की इंटेलिजेंस को स्वीकार करे और इसके बावजूद उसके साथ सहज रह सके। क्या? सच। और मुझे तुम्हारी इनोसेंट पॉलिटिक्स भी पसंद है, लेकिन मुझको तो पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे पता है तुम लेफ्ट विंग या राइट विंग या आइडियोलॉजी या वह आइडियोलॉजी के नहीं हो, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान हो, कम्युनल नहीं, सेक्सिस्ट नहीं, बायस नहीं, केवल एक अच्छे इंसान। मैंने सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। लेकिन रियल रीजन है तुम्हारी इयरिंग्स। क्या? ना जाने क्यों ये मुझे बहुत हॉट लगती है। जरा इधर तो आना। जारा मेरी तरफ बढ़ी और कसम खाकर कहता हूँ, मुझे लगा कि डोना पावला की स्टैचू ने भी मुझे देखकर आंख मार दी हो। भाई कहाँ हो तुम? सौरभ ने मेरी आंखों के सामने अपनी उंगलियां घुमाई। मैं टीवी स्क्रीन की ओर देख रहा था, जबकि मेरे दिमाग में अतीत का जंतर मंतर वाला वीडियो चल रहा है। ओह, मैंने कहा, मैं तो यहीं पर हूँ। तुमने कुछ कहा? मैंने कहा कि हमारा देश पागल हो चुका है। कॉलेज वीसी की बात सुनो। वो कह रहे हैं कि हम हर लड़की की शिकायत को गंभीरता से नहीं ले सकते। इडियट, मैंने कहा, जबकि मेरा दिमाग अब भी डोना पावला पर ही लगा हुआ था। फिर से उसके ख्यालों में गुम हो गए। सौरभ ने कहा, मैं तुम्हारा चेहरा देखकर ही बता सकता हूँ। मैं तो हमेशा ही उसके बारे में सोचता रहता हूँ। मैं कहना चाहता था, यह केवल विस्की का असर है। नहीं, केवल विस्की नहीं, मुझे मालूम है आज क्या तारीख है। सौरभ ने कहा, तारीख? मैंने अपना फोन खोलकर तारीख चेक की। गुरुवार 8 फरवरी। चंद घंटों बाद 9 फरवरी हो जाएगी, जारा का बर्थडे। ओह हाँ, ऑफ कोर्स। वाह, आज तो मुझे इसका ख्याल ही नहीं आया। मैंने कहा, तब तो ऐसा पहली बार ही हो रहा है। बधाई हो। तुम्हारे चेहरे की हवाइयां उड़ रही हैं, लेकिन किसी और कारण से। लेकिन मुझे 2 दिन पहले तक याद था। मैंने कहा, वह 27 साल की होने जा रही थी। मैंने अपने सिर को दोनों हथेलियों से दबा लिया, जैसे कि उसके ख्यालों को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उसे याद नहीं करना चाहता था। मैं नहीं याद करना चाहता था कि अतीत में हम उसके बर्थडे कैसे मनाते थे। मैं कैसे आम के पेड़ पर चढ़कर खिड़की से उसके हॉस्टल रूम में घुस जाता था, और वह भी हाथ में केक और गुलाब का फूल लेकर, और फिर हम कैसे पूरी रात एक दूसरे के साथ बिस्तर में बिताते थे, यह सोचते हुए कि हमें इसी तरह पूरी जिंदगी साथ बितानी है। कम से कम मैं तो यही सोचता था। सॉरी, मुझे उसका नाम नहीं लेना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम था कि इस बार तुम्हारे दिमाग में वो नहीं। सौरभ ने कहा। मैंने अपना सिर हिला दिया। मेरी हथेलियां भी मेरी कनपट्टियों पर जमी हुई थी। इट्स ओके, मैं हैंडल कर सकता हूँ। बस उसको फोन मत लगा देना। याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? मेरे हाथ मेरे सिर से हट गए। अब उन्हें विस्की का ग्लास उठाकर मेरे मुंह से लगाना था। मैं उसे अब फोन कभी नहीं लगाऊंगा। बेइज्जत होने की भी एक हद होती है, मैंने कहा। लेकिन मेरे भीतर का एक हिस्सा व्हाट्सएप पर उसकी डीपी देखने के लिए मरा जा रहा था। शायद उसने बर्थडे के लिए नई डीपी अपडेट की हो। पिछले हफ्ते उसने जो डीपी लगाई थी वह एक सेल्फी थी, जिसमें रघु और वह बाहों में बाहें डाले खड़े थे। मैं उम्मीद कर रहा था कि उसने वह तस्वीर बदल दी हो। हेल, मैं तब कोई उम्मीद भी नहीं करना चाहता था। मैं उसका व्हाट्सएप ही नहीं देखूंगा। सौरभ ने धीमे से सिर हिला दिया। जाहिर है उसे यकीन नहीं था कि मैं अब जारा को कभी कॉल नहीं करूंगा। तुम चाहो तो मेरा फोन ले लो, मैंने कहा। नहीं भाई, मुझे तुम पे भरोसा है, सौरभ ने कहा। इनफैक्ट तुमने ये जो बात कही है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए एक और ड्रिंक पीते हैं। उसने हमारे ग्लास फिर से भर दिए। ब्लेंडर स्प्राइट बॉटल आधी खाली हो चुकी थी। मैंने समय देखा, 11:30 बज चुके थे। फाइन, मैं कर सकता था। मैं गुरुवार की एक रात अपने दोस्त के साथ ड्रिंक करते हुए भी बिता सकता था, फिर चाहे वो उसका बर्थडे ही क्यों न हो। मैंने कई सालों के बाद खुद पर ऐसा नियंत्रण अनुभव किया था। हमारे ब्रेकअप के बाद से पिछली 4 बार मैंने उसे 12 बजते ही सबसे पहले कॉल किया था। उसने 4 में से 3 मरतबा मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया था, और जब एक बार उसने फ़ोन उठाया तब भी केवल यही कहने के लिए कि अभी उसका परिवार उसके आसपास है और वह बात नहीं कर सकती। मैंने उसे कहा कि मैंने केवल उसे विश करने के लिए कॉल किया है। उसने जवाब में केवल एक ठंडा मरियल सा थैंक यू बोला। इससे ज्यादा अपनापन तो लोग रॉन्ग नंबर को भी दिखा देते हैं। क्या कुछ लोगों के लिए मूव ऑन कर जाना इतना आसान होता है?
एक इंसान से दूसरे इंसान के पास चले जाना जैसे टीवी चैनल बदल रहे हो। ठीक है, ब्रेकअप के लिए कुछ हद तक मेरा ही दोस्त था, लेकिन क्या वो मुझे इतनी जल्दी भुला सकती थी? तो फिर मैं ही उसको अभी तक क्यों नहीं भुला पाया था? क्या मेरे दिमाग में ही कुछ खराबी थी और अभी फिर मैं उसके बारे में क्यों सोचने लगा था? मैंने घड़ी देखी, आधी रात हो चुकी थी। मैंने खुद को नियंत्रित करने की तैयारी कर ली। मैं फोन उठाकर उसे कॉल करने से खुद को रोकना चाहता था। मैं उसे यह कहने से खुद को रोकना चाहता था कि मैं आज भी उसको प्यार करता हूँ और उसे मुझे एक और मौका देना चाहिए। प्लीज प्लीज। मैंने मौजूदा लम्हे पर फिर से अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। मेरी ड्रिंक खत्म हो चुकी थी, आइस भी नहीं बची थी। मैं किचन में फ्रिज से आइस लेने गया, लौट कर एक और ड्रिंक बनाई। 12:10 हो गए। वाह, मैंने यह कर दिखाया। शुक्र है सौरभ ने भी एक नए विषय पर बात शुरू कर दी। पता है, चंदन का चक्कर चल रहा है। नहीं नहीं, भला उसके साथ कौन सोना चाहेगी? उसकी सेक्रेटरी शीला आंटी, मैंने कहा। आर यू सीरियस? वो तो 50 से ज्यादा की है और वजन भी 100 किलो से ऊपर होगा। उसके लिए तो वही सही है, सौरभ ने कहा और हंस दिया। शीला आंटी और चंदन, सोच कर ही घिन आ रही है। तुमको बोला किसने कि उनके बारे में इमेजिन करो? हम दोनों खिलखिला पड़े। मैं शीला आंटी को तब से जानता था जब से मैंने चंदन क्लासेस ज्वाइन किया था। हम अक्सर साथ साथ टिफिन खाते थे। आखिरी बार जब मैं उनके बारे में सुना तब उनकी बहू को बच्चा होने वाला था। कल ही तो उन्होंने मुझे भिंडी खाने को दी थी, मैंने कहा। मैं उनके बारे में यही सोचता हूँ, बहुत लजीज खाना बनाने वाली आंटी। और अब तुम मुझको बता रहे हो कि छी। वैसे तुम्हें कैसे पता चला? मैं उन्हें वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट देने गया था। उनके पास उनका फोन खुला पड़ा था, उसमें चंदन के व्हाट्सएप मैसेजेस थे। क्या मैसेजेस थे? किस इमोजीज और रेड लिप्स। शायद उसको ये मालूम नहीं होगा कि इमोजी का मतलब क्या है। इसके आगे लिखा था, शीला जी आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। क्या? नो वे। और इसके बाद लिखा था, शीला जी आज की रात का बेसब्री से इंतजार है, सौरभ ने कहा। मैंने अपनी आंखों से देखा भाई। वाह। और वो लोग ये करते कहाँ हैं? और कहाँ? तुमने उसके ऑफिस में सोफा नहीं देखा क्या? छी, मैं तो उस पर कई बार बैठ चुका हूँ। उम्मीद ही है कि सब कुछ करने के बाद वो लोग उसको पोंछ कर साफ कर देते होंगे। शट अप। मैं अब उसके ऑफिस में कभी नहीं बैठूंगा। नहीं, तुम्हें क्या लगता है शीला उसकी सेक्रेटरी है इसलिए साफ सफाई भी वही करती होगी? शराब के नशे में हर चीज एक्स्ट्रा फनी लगती है। सौरभ और मैं ठहाका लगाकर हंसने लगे। हमारी बोरिंग लाइफ में इस छोटे से स्कैंडल के कारण थोड़ी सी सनसनी आई थी। सौरभ इतनी जोर से हंसा कि फेक लेदर के हमारे चिकने सोफे से नीचे गिर पड़ा। फिर वो बोला, किस करने से पहले चंदन गुटखा तो थूक देता होगा ना? इस बार हंसते हंसते मेरी हालत खराब हो गई। मैं अभी पेट पकड़कर सोफे से नीचे जा गिरा। भाई देखो, सौरभ ने कहा और ब्लेंडर स्प्राइट की खाली बोतल को हिलाया। हाँ, हमने ज्यादा ही पी ली है। कितना बजा है? 2 बजने वाले हैं भाई। वाह, यानी हम सेक्सी शीला और स्टड चंदन के बारे में इतनी देर से बात कर रहे हैं। हो सकता है कोचिंग सेंटर में ठीक इसी समय वो लोग वह सब कर रहे हो, सौरभ ने कहा। चल कर देखें क्या? जरा सोचो, हमें देखकर उनका क्या हाल होगा। हम तो इतना ही कहेंगे कि हम कुछ जरूरी नोट्स लेने यहाँ चले आए थे। चलो चलते हैं, सौरभ ने कहा। कोचिंग सेंटर हमारे घर से 5 मिनट की दूरी पर था। न जाने क्यों जोश और मदहोशी की उस हालत में हमें लगने लगा था कि चंदन का इस तरह से स्टिंग करना सच में एक अच्छा आइडिया था। हाँ चलो, मैंने कहा। मेरा फोन बीप हुआ। एक मैसेज आया था। चंद सेकंड बाद फोन कुछ और बार बीप हुआ। इतनी रात को कौन मैसेज कर रहा है? किसी फोन कंपनी का मैसेज होगा। बाय मोर डाटा और वही सब बुलशिट, उसने कहा और अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया जैसे गहरी नींद आ रही हो। लेकिन ये लोग इतनी देर रात को मैसेज करते ही क्यों हैं? मेरी आंखें भी अब मूंदने लगी थी। फोन फिर बीप हुआ। इसकी ऐसी की तैसी। मैंने फोन उठाया, लेकिन फोन की लॉक्ड होम स्क्रीन देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। 5 न्यू व्हाट्सएप मैसेजेस फ्रॉम जारा लोन। मैंने अपने सिर को जोर से झकझोरा।
क्या मैंने ज्यादा पी ली थी? मैंने अपनी आंखें मली और फिर से पढ़ा, लेकिन मैं सही पढ़ रहा था। मैंने सौरभ को जगाने के लिए अपना कंधा जोर से हिलाया। गोलू, जल्दी उठो, देखो ये क्या है। क्या हुआ? भाई, मुझको उनके एक्स्ट्रा 5 GB नहीं चाहिए, मुझे सोने दो। सौरभ, फोन की स्क्रीन देखो। सौरभ ने मन मारकर सिर उठाया। जारा ने तुम्हें मैसेज किया? यस। तुमने उसको मैसेज किए थे? नहीं, कसम खाकर कहता हूँ, मैं नशे में जरूर हूँ, लेकिन मैंने आज उसको मैसेज नहीं किए। हम तो चंदन और शीला की बात में लगे हुए थे। मैंने तो अपने फोन को छुआ भी नहीं। ओह, उसने कहा और चुप हो गया। मैसेज खोलकर देखूं? सौरभ ने टेबल से बिस्लरी की बोतल उठाई और गटागट पानी पीने लगा। गोलू, बताओ ना मैं क्या करूं? मैंने कहा। ऑफ कोर्स भाई, सौरभ ने मुंह पोंछते हुए कहा। भला ये किस किस्म का सवाल हुआ? क्या तुम अपना फोन ही चेक नहीं करोगे? मैंने व्हाट्सएप खोलकर उसके मैसेजेस पढ़े। तो अब तुम मुझे विश करना भी जरूरी नहीं समझते? ये पहला मैसेज था और इसके बाद के मैसेजेस इस प्रकार थे। आज मेरा बर्थडे है, आई होप तुम्हें याद होगा। बस मैं थोड़ी सरप्राइज थी कि तुमने विश नहीं किया। एनीवे, पता नहीं मैं अभी क्यों तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। आई गेस अभी तुम बिजी हो। उसने एक नई डीपी लगा रखी थी, एक सोलो ब्लैक एंड व्हाइट सेल्फी, हमेशा की तरह खूबसूरत। मैंने देखा कि उसका चैट स्टेटस ऑनलाइन था। गोलू, ये क्या है? सौरभ ने तमाम मैसेजेस पढ़े। या तो उसको तुम्हारी अहमियत पता चल गई है या बस उसको अटेंशन चाहिए, सौरभ ने कहा। रिप्लाई करूं? मैंने कहा। मुझे क्या पता, सौरभ ने जमाई लेते हुए कहा। मुझको तो नींद आ रही है। यह जरूरी मामला है गोलू, इससे मुझे तुम्हारी क्लियर थिंकिंग की जरूरत है। एक तो मुझे अभी बहुत चढ़ी हुई है, और दूसरे में इस मामले में जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व रहा हूं। रुको, सौरभ ने कहा, पहले मुंह धोकर थोड़ा होश में आ जाते हैं। हम जैसे तैसे बाथरूम तक पहुंचे और अपने मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारे। आर यू देयर? जारा ने एक और मैसेज किया। मैंने उसके मैसेजेस पढ़ लिए थे और उसने डबल ब्लू टिक्स देख लिए थे। गोलू, क्या रिप्लाई करूं? जो मन में आए लिख दो, नॉर्मल बातें ही करना। वाह, क्या कमाल की हिदायत दी उसने। हाँ, मैंने रिप्लाई किया। उसने कुछ सेकंड तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर मैंने एक टाइपिंग मैसेज देखा जो बार बार आ जा रहा था, यानी वो अपने मैसेज में बार बार सुधार करती जा रही थी। आई मिस यू, उसने कहा। मेरे तन बदन में जैसे आग लग गई। सौरभ ने भी वो मैसेज देखा। मैं उससे थोड़ा दूर खिसक आया। मुझे उसकी सलाह की जरूरत जरूर थी। इसका ये मतलब नहीं था कि वह मेरे प्राइवेट मैसेजेस पढ़ सकता है। वाह, मैंने जवाब दिया। रियली? हाँ, तुम्हारे बिना लाइफ अधूरी सी है। मुझे उल्टी करने की आवाज सुनाई दी। सौरभ ने कॉफी टेबल पर उल्टी कर दी थी। वाह, रोमांटिक चैट के लिए क्या बेहतरीन माहौल था। सॉरी, सौरभ ने कहा, मैं इसको साफ कर देता हूँ। ऐसा कहकर वह किचन में चला गया। मैंने फिर फोन उठाया। यू सीरियस जारा? तुम्हें पता है मेरे लिए इसके क्या मायने हैं? हाँ, जानती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ सख्त बर्ताव करने की कोशिश की और तुम्हें अपने से अलग कर देना चाहा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं तुम्हें मिस करती हूँ। और रघु के बारे में क्या? सौरभ टेबल साफ कर रहा था। सब ठीक है ना? उसने पूछा। मैंने उसे थम्स अप किया। रघु अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा, लेकिन वो आदमी नहीं है जिसकी मुझे तलाश थी, जारा ने कहा। यह पढ़कर मेरा गला भराया। इसका मतलब है कि मेरे लिए अब भी चांस था। थैंक यू भगवान। आई मिस यू टू सो मच, मैंने कहा। हाँ हाँ, दिख रहा है, तभी तो मेरा बर्थडे भूल गए थे, उसने एक अपसेट इमोजी के साथ कहा। भूला नहीं था बेबी, मैंने खुद को तुम्हें विश करने से कितना रोका। अपसेट मत हो। मजाक कर रही हूँ, उसने अपने फेवरेट लाफ्टर एंड टीयर्स इमोजी के साथ जवाब दिया। क्या मैं तुम्हें कॉल करके विश कर सकता हूँ? कॉल क्यों? क्या तुम मुझसे मिलकर मुझे विश नहीं करोगे? मैंने अपना फोन एक तरफ रख दिया और आसमान की ओर हाथ जोड़कर भगवान को शुक्रिया कहा। यह भगवान का ही चमत्कार था कि आज वह खुद मुझसे मिलना चाह रही थी। ऑफ कोर्स, मिलना चाहूंगा। कब? सुबह? अभी। मैंने समय देखा। व्हाट? रात के 3 बज रहे हैं। तुम कहाँ पर हो?
अपने रूम में। हिमाद्री, तुम हॉस्टल में हो? वो भी अपने बर्थडे पर? घर नहीं गई? कल जाऊंगी, वहाँ एक पार्टी है जिसमें ज्यादातर फैमिली के लोग ही रहेंगे। रघु कहाँ है? हैदराबाद। ओह, तो तुम कहीं बाहर चलना चाहती हो? इस समय हॉस्टल से बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन अगर तुम चाहो तो यहाँ आ सकते हो। कैसे? ओह, कोई भूल गया है कि वह कैसे पेड़ पर चढ़कर मुझे विश करने आया था? आता था। हाँ, वो कई साल पुरानी बात है। मैं उन दिनों को मिस करती हूँ। मैं भी। शायद तुम अब वो सब नहीं कर सकोगे। क्या? इट्स ओके, मत आओ। मैं आ सकता हूँ, मैं आ रहा हूँ अभी। बहुत देर हो गई है और बहुत सर्दी भी है, फिर इसमें जोखिम भी है। तुम भी अब स्टूडेंट नहीं रहे। क्या तुम्हारा रूम नंबर अब भी 105 है, आम के पेड़ के सामने? इट्स ओके के, हम बाद में मिल लेंगे। उसने बहुत सालों बाद मुझे के कहकर पुकारा था। मैंने इसे कितना मिस किया था। मुझे अपना रूम नंबर बताओ ज़रा। ऑफ कोर्स 105। मुझे अपने रूम से प्यार है। आधे घंटे मिलते हैं। उसने ग्रीन स्माइली भेजा। वह मुझे अच्छी तरह जानती थी। उसे मालूम था कि मैं उससे मिलने का कोई मौका कभी नहीं छोड़ता था। मैंने फोन जेब में रखा। सौरभ से सोफे पर लेटा हुआ था। वेकअप, हमें चलना होगा। मैं उसके कान में जोर से चिल्लाया और उसका कंधा झकझोर दिया। तो दोस्तों, ये था रूम नंबर 105 का वो कड़वा सच, जिसने न जाने कितने रिश्तों और उम्मीदों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। केशव और ज़ारा की ये कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं थी, बल्कि एक ऐसे जुनून की दास्तां थी जो अक्सर प्यार और पागलपन की लकीर को धुंधला कर देता है। केशव ज़ारा को ढूंढने निकला था, लेकिन अंत में उससे मिली सिर्फ उसकी यादें और वो सच जो शायद वो कभी नहीं जानना चाहता था। इंसान अक्सर यादों के बोझ तले दबा रहता है, बिल्कुल केशव की तरह। लेकिन ज़ारा का जाना हमें एक बहुत बड़ी बात सिखा गया कि कभी कभी लेटिंग गो यानी जाने देना ही खुद को बचाने का इकलौता रास्ता होता है। ज़ारा अब नहीं रही, केस सुलझ गया और केशव की जिंदगी का वो अधूरा चैप्टर भी आखिरकार बंद हो गया। पर क्या वाकई यादें इतनी आसानी से पीछा छोड़ देती हैं, या रूम नंबर 105 का वो मंजर केशव के जहन में हमेशा जिंदा रहेगा? दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर करें। आपकी क्या राय है? क्या केशव का ज़ारा के लिए वो जुनून सही था, या उसे बहुत पहले ही आगे बढ़ जाना चाहिए था? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। ऐसे ही और रोमांचक कहानी और बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको कहानी के हर पार्ट का नोटिफिकेशन आता रहे। चलिए मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू सो मच।